गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। साइंस में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 8 कार्बन एवं उसके यौगिक। इंग्लिश मीनिंग है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, बर्जीलियस 1815 की धारणा थी कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीवधारी स्रोतों से ही संभव है। भाई, कार्बनिक यौगिक का निर्माण केवल किससे किया जा सकता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवधारी स्रोतों से किया जा सकता है। इनका कृत्रिम विधियों द्वारा प्रयोगशाला में संश्लेषण संभव नहीं है। इसे जैव शक्ति सिद्धांत कहा गया, वाइटल फोर्स थ्योरी कहा गया। इसके बाद जीवधारी स्रोतों से प्राप्त पदार्थों को कार्बनिक यौगिक कहा जाने लगा तथा कार्बन के यौगिक अर्थात कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन को कार्बनिक रसायन कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ बर्जीलियस की अवधारणा दी गई है। बर्जीलियस 1815 की धारणा थी कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीवधारी स्रोतों से ही संभव है। कृत्रिम विधियों द्वारा प्रयोगशाला में इनका संश्लेषण संभव नहीं है। इसे जैव शक्ति सिद्धांत कहा गया। और बाद में जो है जीवधारी स्रोतों से प्राप्त पदार्थों को कार्बनिक यौगिक कहा जाने लगा। कार्बन की यौगिक अर्थात कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन को कार्बनिक रसायन कहा गया। तो देखो, क्वेश्चन पूछा जाता है जैव शक्ति सिद्धांत क्या है? लिख सकते हो कार्बनिक रसायन किसे कहा जाता है? तो कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन को कार्बनिक रसायन कहा जाता है। लेकिन 1828 में वॉलर ने अकार्बनिक पदार्थों अमोनियम सल्फेट व पोटेशियम साइनेट को गर्म करके प्रयोगशाला में प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किया। जैव शक्ति सिद्धांत के अनुसार जो जीवधारी स्रोतों से ही कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो सकता था, लेकिन 1828 में वॉलर ने अकार्बनिक पदार्थ जैसे अमोनियम सल्फेट व पोटेशियम साइनेट को गर्म करके प्रयोगशाला में प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया प्राप्त किया। तो देखो, अमोनियम सल्फेट अभिक्रिया करवाई पोटेशियम साइनेट से, दोनों को मिलाकर गर्म किया। अमोनियम साइनेट और पोटेशियम सल्फेट बना। अमोनियम साइनेट को गर्म किया गया तो उससे यूरिया बना। और यूरिया क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CONH2 है। वॉलर की इस खोज से जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन हुआ। तो देखो, क्वेश्चन पूछा जाता है जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किसने किया? वॉलर ने किया। किस कार्बनिक यौगिक की खोज करके किया? यूरिया की खोज से जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किया और ये सिद्ध कर दिया कि कृत्रिम विधियों द्वारा प्रयोगशाला में भी कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया जा सकता है। हम दैनिक दिनचर्या में कई कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, जैसे अनाज, टेबल कुर्सी, पेट्रोल, रसोई गैस, कागज, प्लास्टिक, कपड़े, तेल, साबुन, अपमार्जक, पेंसिल, रबड़ आदि आदि। यानी सुबह उठने से लेकर रात्रि में सोने तक हम अधिकांश कार्बनिक यौगिकों का उपयोग करते हैं। इन सभी पदार्थों में कार्बन तत्व पाया जाता है। कार्बन परमाणु आवर्त सारणी के परमाणु क्रमांक 6 पर पाया जाने वाला एक अद्भुत गुणों वाला तत्व है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। पूछ लिया जाता है कार्बन का परमाणु क्रमांक लिखिए, तो आपका उत्तर होगा 6। इसके छोटे आकार के कारण ये सिग्मा बंध के साथ पाई बंधों द्वारा द्विबंध एवं त्रिबंध का निर्माण कर सकता है। कार्बन परमाणु अपने विशिष्ट गुणों के कारण कई यौगिकों का निर्माण करता है। कार्बन में चतुसंयोजकता व श्रृंखलन का विशिष्ट गुणधर्म पाया जाता है, जिसके कारण ये बहुत अधिक संख्या में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर लेता है। अब देखो कार्बन परमाणु की विशेषताएं। तो स्टूडेंट, इससे पहले जो टॉपिक हमने पढ़ा इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। जैव शक्ति सिद्धांत क्या है, फिर इसके बाद कार्बनिक रसायन किसे कहा जाता है, जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किसने और कब किया, और किस
कार्बनिक यौगिक के निर्माण के साथ इस सिद्धांत का खंडन किया। फिर कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो कार्बन परमाणु की विशेषताएं। नंबर 1, इस आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 6 पर स्थित कार्बन परमाणु को कार्बन परमाणु नाम दिया गया। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इसका प्रतीक तो क्या है C और परमाणु क्रमांक क्या है 6, ये याद रखना है। परमाणु क्रमांक को नीचे की ओर लिखा जाता है इस प्रकार से, ये परमाणु क्रमांक है 6। कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे कोष में 2 और 2 4, तो ऐसे भी कह सकते हैं 2 4, ठीक है। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो सबसे बाहरी कोष जो होता है उसे संयोजकता कोष कहते हैं। संयोजकता कोष में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और ये संयोजकता इलेक्ट्रॉन ही जो है संयोजकता का निर्धारण करते हैं। तो कार्बन में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन हैं, आपका उत्तर होगा 4। तो ये 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन ही कार्बन की संयोजकता का निर्धारण करते हैं, और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4। कितनी होती है 4। तो कार्बन की संयोजकता, वैलेंसी इंग्लिश मीनिंग है इसका, 4 होती है। अब देखो भाई ये 4 संयोजकताएं के साथ किस प्रकार से जो इनको संतुष्ट करके अणु का निर्माण करता है। तो कार्बन परमाणु अन्य 4 परमाणु के साथ एकल बंध द्वारा आबंधित हो सकता है, जैसे मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ देखो ये कार्बन 4 अन्य हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ एकल बंध द्वारा आबंधित है। कार्बन टेट्राक्लोराइड में एक कार्बन 4 अन्य क्लोरीन परमाणु के साथ एकल बंध द्वारा आबंधित है, ठीक है। तो ये कार्बन अन्य 4 परमाणुओं से एकल बंध द्वारा आबंधित हो सकता है, यानी कि ये 4 एकल संयोजी बंध बना सकता है। अब देखो 2 एकल संयोजी एवं 1 द्विसंयोजी परमाणु, जैसे कि देखो यहाँ CH2O में, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ कार्बन एकल बंध द्वारा आबंधित है, और ऑक्सीजन के साथ ये ऑक्सीजन है द्विबंध द्वारा आबंधित है। तो 2 एकल संयोजी और 1 द्विसंयोजी परमाणु से आबंधित हो गया, और इस प्रकार से क्या बनाता है, फॉर्म एल्डिहाइड बना लेता है, HCHO। इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 1 एकल संयोजी एवं 1 त्रिसंयोजी परमाणु से, जैसे हाइड्रोजन साइनाइड में कार्बन हाइड्रोजन के साथ एकल बंध द्वारा और नाइट्रोजन के साथ त्रिआबंध द्वारा आबंधित होता है। इसी प्रकार से देखो 2 द्विसंयोजी परमाणु से कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के साथ द्विआबंध द्वारा आबंधित होता है। लेकिन संयोजकता कुल कितनी होगी, 4 2 और 2 4 हो गई। इसमें 1 और 3 4 हो गई। इसमें एक 2 और 2 4 हो गई, और ऊपर वाले में 1 1 करके 4 हो गई, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है नंबर 4 विशेषता। कार्बन की ज्यामिति जो है वो समचतुष्फलक की होती है, जिसमें चारों संयोजकताएं एक समचतुष्फलक के चारों कोनों की तरफ निर्देशित रहती है, तथा कार्बन परमाणु समचतुष्फलक के केंद्र में स्थित होता है। प्रत्येक संयोजकता के मध्य बंध कोण का मान 109 डिग्री और 28 मिनट का होता है। अब देखो समचतुष्फलक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, ठीक है, ऐसा चतुष्फलक जिसमें 4 त्रिभुजाकार फलक हो, उसमें से एक को आधार मानते हुए इसके 3 कोनों को एक शीर्ष पर मिला दिया जाए
तो अन्य 3 त्रिभुजाकार फलक बन जाते हैं। इस संपूर्ण त्रिविम ज्यामिति को समचतुष्फलक कहते हैं। बंध कोण, 2 निकटवर्ती बंधों के मध्य के कोण को बंध कोण कहते हैं। ये 2 निकटवर्ती बंध हैं, इनके बीच जो कोण बनेगा वो क्या कहलाता है? बंध कोण कहलाता है। जैसे मेथेन में बंध कोण का मान 109 डिग्री और 28 मिनट होता है। पूछा जाता है बंध कोण किसे कहते हैं? 2 निकटवर्ती, ये 1 और ये 2 निकटवर्ती बंधों के बीच बना कोण बंध कोण कहलाता है। मेथेन में बंध कोण का मान कितना? 109 डिग्री 28 मिनट होता है। और मेथेन की ज्यामिति कैसी होती है? समचतुष्फलकीय होती है। विशेषता नंबर 5, कार्बन परमाणु में एक विशेष गुण होता है कि कार्बन कार्बन से जुड़कर साकित असाकित एवं चक्रीय यौगिकों का निर्माण कर सकता है। कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं, कैटेनेशन कहते हैं। जैसे देखो यहाँ ये कार्बन की सीधी श्रृंखला बन गई असाकित श्रृंखला। कैसी श्रृंखला है? असाकित। कार्बन के साथ एकल बंध द्वारा जुड़ा है, अन्य हाइड्रोजन परमाणु के साथ एकल बंध द्वारा जुड़ा है। ठीक है, तो ये क्या है? असाकित श्रृंखला। 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखेंगे, सभी बंध एकल बंध है तो प्लस एन नाम हो गया ब्यूटेन। क्या नाम हो गया? ब्यूटेन। कार्बन संख्या 4 है इसलिए तो क्या लिखा जाएगा? ब्यूट। सभी बंध एकल है इसलिए क्या लिखा जाएगा? एन, तो नाम क्या हो गया? ब्यूटेन। क्या हो गया? ब्यूटेन। नेक्स्ट देखो साकित श्रृंखला में, यहाँ देखो ये कार्बन, 2 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा, इधर इससे जुड़ गया एकल बंध द्वारा। ठीक है, क्लियर है। और क्या बना रहा है? साकित श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। जब एक कार्बन से 2 मेथिल समूह जुड़े होते हैं तो वह स्थिति आइसो होती है। 1 2 3 4 कार्बन वाले एल्केन का नाम ब्यूटेन है तो इसका नाम हो गया आइसो ब्यूटेन। ये आइसो पोजीशन है। ये क्या है? आइसो पोजीशन। ठीक है। साइक्लोब्यूटेन एलिफेटिक चक्रीय यौगिक। यहाँ देखो जब संरचना बंद बन जाती है, चारों कार्बन आपस में देखो ये बंद हो गई संरचना, तो देखो एलिफेटिक चक्रीय यौगिक जो है साइक्लोप्रोपेन से बनना शुरू हो गई। साइक्लोप्रोपेन में 1 2 3 ये 4 ही जुड़ गए। कार्बन की संयोजकता बाकी जो है वो हाइड्रोजन से पूरी कर देंगे। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 4 5 6। ठीक है, ये देखो इस कार्बन की 4 संयोजकताएं हो गई, इसकी भी 4 हो गई और इसकी भी ये क्या हो गई? 4 संयोजकताएं। ठीक है, तो पहला साइक्लोप्रोपेन से बनेगा तो यहाँ साइक्लोब्यूटेन बना है। अब देखो आइसोओक्टेन, ये आइसो पोजीशन है। ये क्या है? आइसो पोजीशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन वाला एल्केन है, नाम क्या है? ऑक्टेन, तो इसका नाम हो गया आइसोओक्टेन। तो ये अति साकित है, यहाँ से भी ब्रांच निकल रही है, यहाँ से भी ब्रांच निकल रही है, यहाँ से भी निकल रही है, तो ये क्या हो गया? अति साकित। ठीक है, इसी प्रकार से देखो एरोमेटिक चक्रीय यौगिक बेंजीन का यहाँ उदाहरण दिया हुआ है C6H6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। ठीक है, एक एकल बंध, फिर द्विबंध, एकल बंध, द्विबंध से जुड़े हैं और प्रत्येक कार्बन पे एक हाइड्रोजन है। ये क्या है? एरोमेटिक चक्रीय यौगिक है, नाम है बेंजीन। ठीक है, कार्बन परमाणु से जुड़कर एकल द्वि एवं त्रिबंध बना सकता है। जैसे एल्केन में सभी बंध एकल होंगे, एल्कीन में कम से कम एक द्विबंध होगा, एल्काइन में कम से कम एक त्रिबंध होगा। कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन परमाणु के लगभग समान होने के कारण हाइड्रोजन परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी द्वारा सहसंयोजक बंध का निर्माण कर हाइड्रोकार्बन बनाता है। इस प्रक्रिया में कार्बन का अष्टक एवं हाइड्रोजन का निकटतम हीलियम उत्कृष्ट गैस जैसा दिग्विन्यास प्राप्त हो जाता है। देखो मेथेन,
इसको निकटतम हाइड्रोजन के निकटतम उत्कृष्ट गैस हीलियम है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 ही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के कोश में व बाहरी कोश है, तो 2 परिवाह उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्रदर्शित करता है। तो हाइड्रोजन को बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन करने हैं, ठीक है, और कार्बन को 8 करने, अष्टक नियम की पालना करनी है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4। जो यहाँ इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में जो इलेक्ट्रॉन दिखाए जाते हैं वो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 4। तो देखो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को जो है यहाँ क्रॉस से दिखाया गया है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को जो है कार्बन वाले को डॉट से दिखाया, हाइड्रोजन वाले को क्रॉस से दिखाया है। तो देखो यहाँ किसी से भी दिखा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, किसी में कोई भी यूज कर सकते हो। तो देखो यहाँ कार्बन का 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइड्रोजन का 1 2 3 4। तो हाइड्रोजन के ये 2 हो गए, हाइड्रोजन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2, और कार्बन साझे के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर कार्बन का भी अधिकार है, हाइड्रोजन का भी अधिकार है, तो वो हाइड्रोजन में भी गिने जाएंगे और कार्बन में भी गिने जाएंगे। तो इस प्रकार कार्बन के भी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो एकल बंध बनता है, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से द्विबंध बनता है, और 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से त्रिबंध बनता है। क्लियर है क्या? तो सभी बंध एक एक की साझेदारी हुई, एकल बंध बना दिए यहाँ पे। क्लियर? ये मेथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र है, इलेक्ट्रॉनिक सूत्र है, और ये जो है वो संरचना सूत्र है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एथीन में कम से कम एक द्विबंध होगा, एल्कीन हो गई, और मैंने बताया एल्कीन में कम से कम एक द्विबंध होगा, द्विबंध के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, हाइड्रोजन के पास एक ही होता है। ये कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग साझा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच जो एक द्विबंध यहाँ बनाना होगा। तो देखो इस कार्बन के 2 ये रहे, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस कार्बन के 2 3 4, हाइड्रोजन 1 2 3 4। ये देखो इस हाइड्रोजन के 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए, इसके भी 2 और इसके 2। इस कार्बन के 2 4 और ये 4 8। ठीक है, इस कार्बन की 4 2 6 और 2 8। साझे के इलेक्ट्रॉनों पर, साझे में इलेक्ट्रॉन जिन परमाणु से आते हैं उन दोनों का अधिकार होता है। हाइड्रोजन के साथ एक एक की साझेदारी, एकल बंध बन गया, एकल बंध एकल बंध। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, द्विबंध बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण दिया है यहाँ एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एथाइन एक एल्काइन है, एल्काइन में कम से कम एक त्रिबंध होना चाहिए, यानी कि यहाँ त्रिबंध कब बनेगा, जब 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। हाइड्रोजन तो कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर नहीं सकता, क्योंकि उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। तो ये देखो इस कार्बन के 3 और ये 4। ठीक है, ये तो 3 और ये 4, इस कार्बन के 3 और ये 4। अब यहाँ हाइड्रोजन के साथ 1 की साझेदारी कर ली इसने, और 3 की साझेदारी दूसरे कार्बन के साथ। ठीक है, यहाँ इसने हाइड्रोजन के साथ 1 की साझेदारी की और 3 की इस दूसरे कार्बन के साथ। तो यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के बीच तो 1 की साझेदारी हुई, एकल बंध बन गया। कार्बन कार्बन के बीच 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, त्रिबंध बन गया। क्लियर है? ये एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है और ये एथाइन का संरचना सूत्र है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो हाइड्रोकार्बन एवं इसका वर्गीकरण। पहले क्वेश्चन उठता है, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जैसे स्टूडेंट नाम से पता चल रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन इसमें आते हैं, जैसे मेथेन, एथेन, एथीन, एथाइन, ये सब क्या हैं? हाइड्रोकार्बन हैं। क्यों? क्योंकि ये कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। सामान्यतः परमाणु प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं तथा स्थायित्व ग्रहण करने के लिए अन्य परमाणु से संयोग करके अणुओं का निर्माण करते हैं। कार्बन परमाणु भी स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अन्य परमाणु जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर इत्यादि से संयोग करके अणुओं का निर्माण करता है, जिसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स?
अब देखो हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ हाइड्रोकार्बन जो हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के, विवर्त श्रृंखला युक्त और दूसरे संवर्त श्रृंखला युक्त। विवर्त श्रृंखला युक्त को अचक्रीय हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं और संवर्त श्रृंखला युक्त यौगिकों को चक्रीय हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन फिर दो प्रकार के, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अंग्रेजी मीनिंग है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का अंग्रेजी मीनिंग है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो पहले लेते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे एल्केन, इसमें सभी एल्केन आते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन आदि आदि इसमें आते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है, द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यानी कि यहाँ कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध होगा या फिर त्रिबंध। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन द्विबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्कीन। और त्रिबंध युक्त हाइड्रोकार्बन जो है वो एल्काइन कहलाते हैं। यानी कि एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक द्विबंध होगा और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक त्रिबंध होगा। एल्कीन के उदाहरण एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन आदि। एल्काइन के उदाहरण जो हैं आपके एसिटिलीन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन आदि हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखो ये तो हमने लिया था यहाँ कौन से? अचक्रीय। अब लेते हैं हम कौन से? चक्रीय। ये चक्रीय वलय युक्त यौगिक इसमें आते हैं। तो देखो ये चक्रीय भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एलिसाइक्लिक यौगिक, नंबर 2 एरोमेटिक यौगिक। ठीक है, एलिसाइक्लिक यौगिक एलिफेटिक यौगिक होते हैं, जलाने पर बिना धुएं की ज्वाला के साथ जलते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन 1 2 3 4 5 6 इसमें कार्बन है और 12 इसमें हाइड्रोजन है। बंध संरचना बनेगी, बंध संरचना यहाँ बन गई। कार्बन के बीच इसको इस तरह से भी, जैसे जहाँ जाइए एक कार्बन है, 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। कार्बन कार्बन के बीच सभी बंध एकल बंध हैं, इसलिए यहाँ एकल बंध द्वारा जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ये एलिसाइक्लिक यौगिक साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये इसका संरचना सूत्र है। फिर देखो नेक्स्ट है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इनको जलाने पर ये काले धुएं के साथ जलते हैं पर अन्य एरोमेटिक गुण दर्शाते हैं, जैसे बेंजीन। ये बिना धुएं के जलते हैं, कौन? एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक काले धुएं के साथ जलते हैं, जैसे बेंजीन। ये बेंजीन की संरचना है, वो 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6, जहाँ द्विबंध है वहाँ द्विबंध दिखा दिया इसमें। ठीक है, तो इसका अणुसूत्र होता है C6H6, ये इसका संरचना सूत्र है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अब कार्बनिक यौगिकों का नामकरण और इसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।